हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आपने कल की क्लास कंप्लीट देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो कल जाकर के यानी कल की क्लास जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यानी कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे अदर्शन और रीजन के क्वेश्चन देखे हुए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की है तो उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। 5 बजे की जो क्लास होती है उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं। तो आप 5 बजे की क्लास जो है, अगर सोशल साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं तो 5 बजे की जो क्लास होती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहती है एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, यानी आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बात कही जा रही है कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि एक विशिष्ट आवश्यकता वाले जब बच्चे होते हैं, जब वो एक सामान्य यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, समावेशी कक्षा में जो प्रवेश लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। क्योंकि उनपे क्या है, ध्यान देना पड़ेगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जैसे कि जिनको चलने में प्रॉब्लम है, जिनको देखने में समस्या है, जिनको सुनने में समस्या है, तो जब इंक्लूसिव क्लासरूम में वो इंक्लूड होते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उनपे कैसे ध्यान दिया जाएगा, कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें से सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। तो ये कहना गलत होगा कि वो सीख नहीं सकते एक दूसरे के साथ, क्योंकि विशिष्ट बच्चे हैं या फिर सामान्य बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे हैं, आप उनको इंक्लूड करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं, तो ये भी कहना गलत होगा। अगर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित ना होते तो ब्रेल लिपि का विकास ना हुआ होता, जो अभी अविकास, ठीक है, उसका जो है डेवलपमेंट ना हुआ होता। यानी कि जो ब्रेल लिपि है उसका क्या है, आविष्कार ना हुआ होता, अगर उनको जो है सीखने में इंटरेस्ट ना होता, तो ये कहना गलत हो जाएगा। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे को क्या है, समस्याएं हैं, तो बच्चे की समस्या के अनुसार अपने शिक्षण की पद्धतियों में आप चेंज लाएंगे। जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है आप उसको देख करके एक्टिविटी करके सिखाएंगे, जिसको देखने में प्रॉब्लम है उसके लिए आप ब्रेल लिपि का प्रयोग कर देंगे, स्पर्श करके माध्यम से वो सीख जाए, तो ये तो सही है। 4 है, इससे सभी बच्चे के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोणों को तुल्य करने के जो है कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो ये भी बात सही है कि एक साथ कार्य करने की क्षमता अलग अलग दृष्टिकोणों के तुल्य, यानी कि बच्चा जब एक साथ वर्क करेगा, एक साथ सीखेगा, तो बच्चे क्या है, बेहतर सीखेंगे, तो ये भी सही है। यानी थर्ड और फोर्थ सही है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, गलत हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी थर्ड और फोर्थ सेकंड ही ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत होंगे। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिन पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, तो इंक्लूसिव क्लासरूम में आप उनको इंक्लूड करेंगे, ये नहीं कि आप उनको अलग अलग करेंगे। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में जो है लीक से हटकर सोचने का जो है इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। यानी कि बच्चा क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, थोड़ा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करता है, वो ये नहीं कि कॉपी करता जा रहा है, जो है जो वो क्या है, रिपीट करता जा रहा है, किसी को देख करके उसको कॉपी करता जा रहा है, ऐसा बच्चे में नहीं होता है। बच्चा कुछ अलग तरीके से, उसके दिमाग में चलता रहता है, कुछ हमको अलग तरीके से प्रेजेंट करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हमको अलग करना है, कुछ हमको अलग खोजना है, कुछ अलग तरीके से हमको प्रेजेंट करना है, तो बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होता है। तो कौन सा बच्चा होगा, निम्न स्तर की सोच। तो अगर निम्न स्तर की बच्चे में सोच है तो कुछ अलग तरीके से समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अभी सारी सोच, तो आपका कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होती है ये भी आपका संकुचित होता है। ये आपको आपके दिमाग को काफी दिशाओं में सोचने की क्षमता नहीं दे रहा होता है, काफी दिशाओं में सोचने के अवसर नहीं दे रहा होता है।
ये क्या है, क्योंकि इसका फिक्स एक आंसर होता है, तो इस वजह से आप इसको जो है, इसमें क्या है, आप तर्क वितर्क नहीं कर पाते, आप जो है सोचने समझने की आप में क्षमताएं ये डेवलप नहीं करता है। इसका एक फिक्स आंसर होता है, अगर आपको पता है तो आप बताओगे, नहीं पता है तो आप बोल दोगे नहीं पता है। अनम्य सोच ये भी आपका नहीं होगा, आंसर होगा क्या है, अपसारी सोच, यानी कि डाइवर्जन थिंकिंग, यानी विभिन्न दिशाओं में आपको सोचने समझने की जो है कोशिश में, यानी सोचने समझने का जो कौशल है वो डेवलप होगा। आप हर पक्ष के बारे में सोचोगे, समझोगे, तर्क वितर्क करोगे, तब जाके आप एक डिसीजन पे पहुंच पाओगे। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपसे कह दिया गया पर्यावरण प्रदूषण है, आखिर ये हो रहा है, तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं, आखिर पोल्यूशन जो हो रहा है इसको हम कैसे जो है कम कर सकते हैं। जल है, जल की जो आवश्यकताएं हैं वो, यानी जल जो है उसको दूषित होने से हम कैसे बचा बचा सकते हैं। भविष्य के लिए जल जो है कम ना हो, इसको हम कैसे जो है इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट कार्य के तौर पर होते हैं, या फिर आप अपने क्षेत्र में जो शिक्षित लोग हैं उनका मतलब जो डाटा तैयार करिए। तो ये क्या है, बच्चा इसमें तर्क वितर्क करता है, सोचता है, समझता है, लोगों के संपर्क में आता है, लोगों से बात करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोगों से जब बात करेगा तो उनके अनुभव को समझेगा, कुछ अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, कुछ अपनी एक समझ बनाएगा। तो बच्चा इसमें हर पक्ष के बारे में सोच समझ रहा होता है। जब लोगों से कनेक्ट होगा तो लोगों से बातचीत करने का तरीका सीखेगा, कुछ अनुभव सीखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चा हर पक्ष के बारे में सोच पा रहा होता है, तो उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित होगी, वो लीक से हटके अलग कुछ करने की कोशिश भी करेगा। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही, क्योंकि डाइवर्जन थिंकिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा हर पक्ष के बारे में सोचने समझने की क्षमता रखता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा में समावेशी का क्या अर्थ है, यानी शिक्षा में जो समावेशी है यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसका क्या मतलब होगा। तो पहला ऑप्शन है, विशेष विद्यालयों में जो है विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध होगा, या फिर सभी बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है, या फिर प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन है, या फिर समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें आंसर होगा 2 ऑप्शन, क्योंकि शिक्षा में समावेशन का क्या मतलब है, तो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, सभी बच्चे के लिए शिक्षा जो है उपलब्ध होनी चाहिए, सभी बच्चों को आप इंक्लूड करोगे, बच्चा किस भी बैकग्राउंड का हो उसको, यानी शिक्षा जो है प्राप्त करने का अधिकार सभी को है, सभी जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सभी सीख सकते हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन आप नहीं कराएंगे। जो गिफ्टेड बच्चे हैं आप उनको एक ग्रुप में कर रहे हो, उनके लिए अलग सेक्शन बनवा रहे हो, उनके लिए आप अलग विद्यालय जो है प्लान कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। विकलांगताओं जो यानी विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध आप कर रहे हो एक विशेष विद्यालय में, जिस बच्चे को दिक्कत है आप उनके लिए एक अलग से विद्यालय प्लान कर रहे हो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान भी आपको नहीं करना है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि किसी भी प्रकार से आप बच्चे को अलग नहीं कर सकते। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। पठन वैफल्य मुख्यतः किसमें जो है चुनौतियों से संबंधित है, यानी कि बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है, तो बच्चा जो है किसको चुनौती महसूस करेगा। तो पहला है सुनने में इसको प्रॉब्लम आएगी, या फिर पढ़ने में होगी, या फिर स्पीकिंग में होगी, या फिर बच्चे को बोलने व सुनने में यानी हेयरिंग में भी दिक्कत आएगी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर होगा सेकंड, यानी कि रीडिंग। बच्चे को क्या है, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे में डिसलेक्सिया है, पढ़ने में यानी पढ़न पठन वैफल्य है बच्चे में, तो क्या है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। वो 9 को 6 पढ़ेगा, बी को डी पढ़ रहा होगा, उसको क्या है प्रॉब्लम हो रही होगी। अब ऐसे बच्चों को दिक्कत क्या होती है, उनके दिमाग में थोड़ी सी जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, यानी कि तंत्रिकीय तंत्र में जो क्या है थोड़ी सी सिस्टम में क्या है उनको दिक्कत होती है, यानी कि जो माइंड में वायरिंग होती है वहां पे उनको कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से जो है उनको 9 6 दिख रहे होते हैं, बी जो है डी दिख रहा होता है, और वो गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि उनमें पढ़ने की क्षमता नहीं होती, पढ़ने की क्षमता होती है, सब कुछ होता है, समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो उनकी न्यूरोलॉजिकल में थोड़ी सिस्टम में जो क्या है दिक्कत होती है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। यहीं पे अगर डिस्ग्राफिया दिया होता
तो क्या है, लिखने संबंधी विकार होता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्राफ यानी ग्राफ क्या है, बनाया जाता है, तो ग्राफ का मतलब हुआ लिखने संबंधी, तो ध्यान रखना डिसग्राफिया अगर आता है तो लिखने संबंधी विकार विकार है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपसे पूछा जा रहा है डिसलेक्सिया तो यानी कि पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है। ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है निगेटिव है। पहला है सहकारात्मक अधिगम, या फिर सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, या फिर उपयुक्त समायोजन, या फिर मानकीकृत निर्देश। तो कौन सा ऑप्शन जो है नहीं होगा, 20 का आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि मानकीकृत निर्देश ही आपका नहीं होगा। सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही थे। सकारात्मक अधिगम बिल्कुल सही बात है कि आप ग्रुप में लर्निंग करवा रहे हो, दूसरे की मदद करके लर्निंग करवा रहे हो, ऑप्शन सही है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन यानी आप सीखने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी का प्लान कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त समावेशन, आप सभी बच्चे को इंक्लूड कर रहे हो, ये भी ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। लेकिन हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना था, इस वजह से आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, मानकीकृत निर्देश आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है तो इस वजह से निगेटिव आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 21 पे। 21 है, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को, यानी कि जो माध्यमिक स्कूल होते हैं उसमें शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो पहला है एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, यानी कि माध्यमिक स्कूल जो है आप सभी के लिए एक कठोर यानी कठोर पाठ्यचर्या का पालन कर रहे हो, सभी बच्चे के लिए एक जैसा रूल। जिस बच्चे को ABCD लिखना भी नहीं आ रहा है, यानी कि मान के चलिए जिस बच्चे को 1 2 नहीं समझ में आ रहा है कि 1 कैसे लिखा जाता है, 2 कैसे लिखा जाता है, 3 कैसे लिखा जा रहा है, आप उससे क्या कर रहे हो कि आप ऐड करना सीखो, ऐड करके बताओ कि 2 + 3 कितना होगा। तो क्या बच्चा जोड़ पाएगा, नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि वो यही नहीं समझ पा रहा है कि 1 कैसे लिखते हैं, 1 किसको कह रहे हैं, 2 क्या होता है, 3 किसको बोलते हैं, तो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा। तो क्या वो लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। सबसे पहले बच्चे की नीड के अनुसार आप पाठ्यक्रम प्लान करेंगे, उस हिसाब से बच्चे की आप लर्निंग करवाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है मानकीकृत आकलन का पालन करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मानकीकृत जहां पे आकलन आ जाए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप फट से इसको कट करिएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि मानकीकृत आकलन आप जो है फॉलो नहीं कर सकते, ना तो पाठ्यक्रम और ना तो असेसमेंट। प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना, बिल्कुल भी नहीं करोगे। प्रश्न पूछने के लिए क्या करना है, आपको प्रोत्साहित करना है। टैग वर्ड की मैंने क्लास बनाई थी, CDP, EVS, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको टैग वर्ड पता होंगे तो भी आप क्वेश्चन अच्छे से ज्ञान कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर भी सही होगा। तो प्लीज उसको जाकर के वॉच करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपका सीटेट क्वालिफाई होने में काफी मदद करेगा। ठीक है, तो हतोत्साहित आपको नहीं करना, बल्कि क्या आपको प्रोत्साहित करना है, ये भी आंसर गलत होगा। अब बचा 4, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए, कि बच्चे जो है लर्निंग कर रहे हैं तो वो सीख कैसे रहे हैं, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप इनको क्या प्रोत्साहित करोगे कि बच्चा मतलब जो होता है, बच्चा जो होता है उस टीचर की थिंकिंग को बच्चा बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा होता है, यानी टीचर की थिंकिंग जो है बच्चे को प्रभावित कर रही होती है। अगर टीचर कह रहा है कि हाँ आपसे हो सकता है, आप कर लोगे, आपने बेहतर किया था कल, आप उससे भी बेहतर करोगे, तो बच्चा और बेहतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर टीचर ने कह दिया अरे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो नकारे हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो बच्चा अगर कुछ करना भी चाह रहा होगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है और बच्चा जो है सब कुछ टीचर को मान रहा होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर आपके घर में होगा, तो अगर टीचर ने बताया है कि ये वर्क ऐसे नहीं ऐसे करके आपको लाना है, अगर आप बता रहे हो कि नहीं ये गलत है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो जैसे टीचर ने बोला है, बट आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो,
लेकिन बच्चा आपको गलत ठहराएगा, टीचर को सही मानेगा, क्योंकि क्या है वो सब कुछ टीचर को मान रहा होता है उस टाइम। तो टीचर की थिंकिंग जो है वो प्रभावित करती है बच्चे के ग्रो पे। तो इसीलिए कहते हैं टीचर को कि बच्चे को कभी भी आप नकारात्मक भावनाएं ना भरिए, ना हतोत्साहित करिए, बल्कि क्या प्रोत्साहित करिए। आपको पता है कि बच्चा गलत बोल रहा है, लेकिन तब भी आप उसको बोलने दें। आपको पता है बच्चा गलत क्वेश्चन कर रहा है, तब भी आपको उसको क्या क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है कि आप क्वेश्चन पूछते रहो। क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, आज गलत पूछेगा, कल गलत पूछेगा, एक हफ्ते गलत पूछेगा, लेकिन क्या धीरे धीरे बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होने लगेगी, उसको समझ में आने लगेगा और धीरे धीरे वो क्वेश्चन सही करने लगेगा। इसलिए क्या आपको प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 है, इसमें बात कही गई है कि अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि जो लर्निंग होती है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, सोशल कल्चरल अप्रोच जो है वो क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन है जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, यानी आपको जो जानकारी है आप उसको याद करो, रटो, इस पर जो है फोकस किया जाता है। तो नहीं, इस पर तो फोकस नहीं किया जा रहा होता है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत होते हैं इसमें बच्चा एक्टिव होता है। प्रमुख रूप से शिक्षक के निर्देश की भूमिका पर जो है जोर देते हैं, यानी टीचर जो कह रहा बच्चा उतना फॉलो करेगा, तो ये भी नहीं होगा। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि सीखने की जो लर्निंग हो रही होती है उसमें समाज की जो भूमिकाएं हैं उसको जो है बच्चा महत्वपूर्ण मान रहा होता है। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें क्या है लर्निंग आपकी बेहतर होगी। ठीक है, पुनर्बलन सजा ये आपका नहीं होगा, आंसर हो जाएगा जो है थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि सीखने में सामाजिक जो संदर्भ है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपका समाज कैसा है, आप किस बैकग्राउंड से हो, आप किस इन्वायरमेंट से हो, ये लर्निंग को प्रभावित करता है। आपका कल्चर कैसा है, आप कैसे बोलते हो, आपकी लैंग्वेज क्या रही है, ये प्रभावित करता है। मान के चलिए कि आप क्लासरूम गए, आपकी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है वो टीचर इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, टीचर उस लैंग्वेज में बात ही नहीं करता है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। मदर टंग आपकी हिंदी थी, बट आप पहुंच गए इंग्लिश मीडियम, अब वहां पर इंग्लिश मीडियम में बात कही जा रही, तो सारी बातें तो आपके ऊपर से जा रही होंगी, आप समझ ही नहीं पाओगे, चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आपका समाज कैसा रहा, आपका कल्चर कैसा रहा, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ये प्रभावित करता है आपके लर्निंग को। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। 23 जो है, पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग जो है वो किस प्रकार की होती है। तो पहला है अनुसरण द्वारा सीखी जा रही होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, या फिर निष्क्रिय श्रवण द्वारा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्याजे भी बच्चे को एक्टिव मानते हैं। प्याजे कहते हैं बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हे वैज्ञानिक है, तो बच्चे अगर निष्क्रिय श्रवण कर रहे होंगे तो साइंटिस्ट कैसे बन पाएंगे, ये भी जो है आपका आंसर नहीं होगा। अनुसरण करके बच्चे कॉपी करके बिल्कुल भी नहीं सीख रहे होते, ये कौन कहता है, जो है स्कनर कहते हैं कि बच्चे क्या है अनुकरण करके जो है सीख रहे होते हैं। अगला है अनुकूलन व पुनर्बलन, ये भी आपका नहीं होगा कि अनुकूलन व पुनर्बलन बच्चे पर कर रहे हो। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही, कि अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। ये जो बच्चे हैं वो एक्टिव होंगे, सक्रिय पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, सक्रिय रूप से इन्वॉल्व होंगे, एक्टिविटी कर रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, आपस में डिस्कशन चल रहा होगा, ग्रुप लर्निंग हो रही होगी, तो इसमें क्या है बच्चे भाग ले रहे हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी बच्चे में हो रही है। आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि पियाजे भी कहते हैं बच्चा एक्टिव है, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है। वाइगोस्की भी कहते हैं कि लर्निंग तभी होगी बेहतर जब बच्चा एक्टिव होगा और बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा होगा। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन से, क्योंकि इसमें क्या है दोनों मनोवैज्ञानिक एक ही मत पर सहमत थे। आंसर है 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे, यानी कि एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे जो है भरेंगे कि बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, उसमें कैसे क्षमता का विकास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पहला है भय उत्पन्न करके। तो बच्चे में अगर आपने भय पैदा कर दिया कि हाँ अब तो आपको क्या करना है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चा और भयभीत हो जाएगा, ऐसा तो आपको नहीं करना है। तनाव उत्पन्न करके अब बच्चे पे आप डिप्रेशन डाल रहे हो कि आपको तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अब बच्चा जो कर भी रहा होगा वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा, ऐसा भी आपको नहीं करना।
सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो कि आप निष्क्रिय रूप से क्या है इसको बार बार रिपीट करो, ये भी आपको नहीं करना है। आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन सही होगा कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करें, कि बच्चा प्रॉब्लम को समझे कि एटलीस्ट प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले समझे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आई कहाँ से, कैसे ये उत्पन्न हो गई प्रॉब्लम, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा पहले विचार मंथन करेगा, इसको आप प्रोत्साहित करोगे कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझें। उपायों, उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करें, यानी करेंगे कि उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपके फ्यूचर में हुई है, यानी पास्ट में आपकी हुई है, तो आप वहां से कुछ एक समझ बनाएं, कुछ अनुभव लें, फिर जो है आगे की प्रॉब्लम समझें, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसके सारे पक्ष समझें कि ये प्रॉब्लम जो है कैसे हम इससे निपट सकते हैं, कैसे इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन सही होगा। ये नहीं आप बच्चे में भय भर दोगे, तनाव उत्पन्न कर दोगे, बार बार याद करने की कोशिश रटवाओगे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती। तो जब सारी प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती तो सारी प्रॉब्लम को आप एक जैसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 25 पे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, जब विद्यार्थी डैश डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यानी कि जब बच्चे डैश डैश की भावना का अनुभव करते हैं, यानी उनमें कौन सी भावना आती, क्या वो फील करते हैं जब उनकी लर्निंग का प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। तो तनाव, अगर बच्चे में तनाव है तो लर्निंग सकारात्मक नहीं बल्कि क्या, नकारात्मक होगी, बच्चा लर्निंग कर ही नहीं पाएगा। शर्म, अगर बच्चे में शर्म आ रही है, वो क्लासरूम में टीचर से पूछ ही नहीं पा रहा है कि इसका आंसर ये ना होकर के ये क्यों नहीं हो सकता, अच्छा ये मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, आप इसको क्लियर कर दीजिए, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता। अब बच्चा कुछ पूछ ही नहीं पा रहा, वो मतलब टॉपिक को समझ भी पाया है या नहीं पाया है, तो ये भी बच्चे को नहीं पता, तो उसकी लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी। हीनता अगर बच्चे में है, या फिर आपका संतुष्टि होगा। तो 25 जो है 4 ऑप्शन होगा, अगर बच्चा संतुष्टि है, बच्चे में संतुष्टि की भावना का अनुभव अगर हो रहा है तो बच्चे की जो लर्निंग है वो सकारात्मक पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जो है चीजों को समझ पा रहा है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। बाकी ऑप्शन हीनता की अगर भावना बच्चे में है तो भी लर्निंग आपकी बेहतर नहीं हो रही है। आपने देखा होगा जब आप किसी दिन माइंडली डिस्टर्ब होते हो, आप तनाव में होते हो, तो आपकी लर्निंग बेहतर नहीं हो रही होती है। ठीक है, अगर आप में हीनता की भावना है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, 2 से 3 बार सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, 1-2 नंबर से रह जा रहा है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अगर आप में हीनता की भावना आ चुकी है, अगर आप करना, हो सकता है इस बार आपका क्लियर हो जाता, आप और थोड़ी मेहनत करते, तो लेकिन आप में हीनता की भावना आ गई कि अब तो हमसे नहीं हो पाएगा। माइंड सेट जो होता है आपके लर्निंग को, आपके किसी भी काम को काफी इंप्रूवमेंट करता है। अगर आपने माइंड सेट एक बैठा लिया है कि ये काम हमसे हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो आप कर लोगे। एक बार ट्राई करोगे, 2 बार ट्राई करोगे, 3 बार ट्राई करोगे, गलत होगा, 1 महीने गलत होता जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वो सक्सेस होगा। तो इस वजह से माइंड सेट अगर आपका है बना पॉजिटिव वे में, तो आप बेस्ट करोगे। अगर निगेटिव वे में आप में क्षमता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन आपका माइंड सेट बन चुका है कि ये नहीं होगा हमसे, तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। अब इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मैं देती हूँ, जैसे कि मान के चलिए आप एक डॉक्टर के पास गए। अब कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, जैसे कि गांव में। ठीक है, अब लोगों को क्या लगता है कि बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, जो जो चार्ज ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं 800 रुपए, 1,000। अब मतलब व्यक्ति को क्या लगेगा कि वो डॉक्टर बढ़िया है क्योंकि उसने 1,000 रुपए लिए है, फीस ली है, अब वो दवाई भी महंगी देगा, वो अच्छा डॉक्टर है। और वही डॉक्टर जो फीस नहीं ले रहा है बट उसकी दवाई बेस्ट है, उसको नॉलेज ज्यादा है, तो डॉक्टर उस जो व्यक्ति है उसके पास नहीं जाएंगे। अगर वो जाएंगे भी और उसने दवाई दे दी, तो भी आप वो फील करेंगे कि अरे मतलब नॉर्मल तरीके से बैठे हुए थे डॉक्टर, ऐसे दवाई ले ली, इनसे क्या ही फायदा होगा। तो अगर फायदा होना भी चाहेगा तो नहीं होगा। अगर आप बेस्ट डॉक्टर के पास चले गए जो फीस ले रहा है 1,000 रुपए, दवाई दे रहा है महंगी, तो उससे क्या है, आप समझोगे कि अरे 1,000 फीस ली है और दवाई दी, तो आपका मतलब माइंड सेट वो आधा वहीं पे आपकी बीमारी ठीक हो जाती है कि बेस्ट डॉक्टर के पास हम पहुंच गए हैं, अब तो हम ठीक हो जाएंगे। तो माइंड सेट भी आपका जो है डिसाइड करता है कि आपका ग्रो कितना होगा। अगर आप बीमार हो, आपको फीवर है, पर आपने हिम्मत कर ली कि आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि इतना फीवर हमको परेशान नहीं करेगा, तो आप कर लोगे कंप्लीट। लेकिन अगर आपको हल्का सा भी सर दर्द हुआ और अगर आपने दिमाग में बैठा लिया कि अरे आज तो मेरा सर दर्द हो रहा, हमसे नहीं हो पाएगा,
तो अगर हो भी रहा होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो माइंड सेट भी जो होता है आपके ग्रो को काफी प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 जो है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश डैश की किया जाना चाहिए। यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे जो अनुमान लगाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, जो घर से नॉलेज लेकर के आए हैं या फिर जो उनका पहले से नॉलेज है थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में, वो वहां से अनुमान लगा रहे होते हैं। तो आप उनको क्या करोगे? उनको हतोत्साहित कर दोगे, या फिर सुसादित करोगे, या फिर खारिज कर दोगे, या फिर दंडित करोगे कि आप अपना पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। तो ऐसा यानी दंडित जो है वो आपको नहीं करना, खारिज भी आपको नहीं करना, हतोत्साहित भी आपको नहीं करना। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। 25 26 जो है सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे जो अपना पूर्व अनुमान लेकर के आए हैं, आप उनको सहज रूप में क्या है सुसाधित करोगे कि बच्चा इंक्लूड कर पाए, क्योंकि बच्चा पूर्व ज्ञान से ही कनेक्ट करेगा चीजों को, तभी जाके चीजों को इंक्लूड कर पाएगा। तो क्या है आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तभी बच्चे में अच्छे से चीजें बैठेंगी, अच्छे से चीजों समझ पाएगा, अच्छे से जो है ऑब्जर्व कर पाएगा। आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप दंडित बच्चे को नहीं करेंगे। 27 पे चलते हैं। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? तो कौन सा आंसर होगा? यानी विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया, यानी बच्चे जो है अर्थ बनाते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग जो कर रहे होते हैं, उसको आप किस प्रकार जो है सुगम बनाएंगे? बार बार अभ्यास पर जोर देकर, या फिर जो है निष्क्रिय अनुसरण द्वारा, या फिर भौतिक पुरस्कार द्वारा, या फिर खोज व अन्वेषण के द्वारा। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि खोज व अन्वेषण के द्वारा जो है बच्चे अर्थ निकाल पाएंगे, बच्चे चीजों को समझ पाएंगे, उनकी मीनिंगफुल लर्निंग हो पाएगी। और मीनिंगफुल लर्निंग बेस्ट होती है, संदर्भ में सिखाना क्या है बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चा समझ तो पाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, बच्चा अर्थ तो निकाल पाए, बच्चा चीजों को समझ पाए। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। बार बार अभ्यास कराना ये आपका नहीं होगा। निष्क्रिय अनुसरण, इससे लर्निंग बेहतर नहीं होती, बच्चा जो है लर्निंग ही नहीं कर पा रहा होता है। भौतिक पुरस्कार, यानी कि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसके लिए पुरस्कृत कर रहे हो, तो इससे क्या दूसरे बच्चे में हीनता की भावना आएगी। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही, क्योंकि खोज व अन्वेषण जो है वो लर्निंग को जो है सुगम बनाएगा, जो लर्निंग को प्रभावित करेगा, इससे लर्निंग बेहतर होगी। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। डैश समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं ऑप्शन दिया है। प्रक्रियात्मक आबद्धता है, या फिर पश्चगामी कार्यकारी युक्ति है, या फिर स्वानुभाविक है, या फिर कलन विधि है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा ये आपसे पूछा है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रक्रियात्मक आबद्धता जो है ये नहीं होगा कि आप सभी के लिए एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे, सारी प्रॉब्लम को आप एक ही जैसे सॉल्व करते जा रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम चेंज तो उसका सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम को आप एक जैसे सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम को समझिए, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको हमको निपटना है, कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। ये आप जब समझेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन सही। बाकी ऑप्शन क्या है आपके? सही थे, बट हमको क्या है नेगेटिव का नेगेटिव आंसर देना था, इस वजह से आंसर जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम अलग तो सोल्यूशन भी अलग ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। 29 है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना जो है क्या होगा? निष्क्रिय रूप से होता है, या फिर का स्वाभाविक जो है मतलब का स्वरूप सामाजिक होता है, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, या फिर परीक्षा केंद्रित होता है। तो परीक्षा केंद्रित जो है सामाजिक रचनावादी कक्षा नहीं होती। ये क्या है? इसमें बच्चा सेंटर में रहता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है। तो ये नहीं होगा। पाठ्य केंद्रित होती है, तो ये भी नहीं होगा कि पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ है, नहीं, इसमें सारी एक्टिविटी प्लान की जाती है। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग होता है, टीएलएम का प्रयोग होता है, एक्टिविटी होती, प्ले ग्रुप होता है, जो है बाल साहित्य को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये नहीं होगा। निष्क्रिय रूप से होता है, निष्क्रिय रूप से नहीं होता, क्योंकि बच्चा इसमें एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कर रहा होता है। आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन, क्योंकि क्या है सामाजिक रचनावादी कक्षा मतलब कक्षा कक्ष में सीखना या फिर सीखने का स्वरूप जो है वो सामाजिक होता है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, क्योंकि रचनावादी क्लासरूम में क्या है
इसमें समाज को महत्वपूर्ण माना जाता है, बच्चा इसमें एक्टिव होता है, बच्चे समूह में सीखते हैं, ग्रुप लर्निंग हो रही होती है, बच्चे एक्टिविटी प्लान कर रहे होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, बच्चा सेंटर में रहता है, बच्चे के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटी प्लान की जाती है, बच्चा जो है वो सेंटर में रहेगा। यानी कि अगर लर्निंग आपकी बेहतर नहीं हो रही है, मान के चलिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपने सिस्टम में परिवर्तन लाएंगे, ना कि बच्चे में लाएंगे, क्योंकि सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि बच्चा जो है वो सेंटर में रहेगा तभी लर्निंग होगी। टीचर पाठ्य पुस्तक जो है वो सेंटर में नहीं होगा, हेल्प करेगा, एक साधन होगा, बट वो सब कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? यानी बच्चे की सफलता नहीं हो पाई है, अगर बच्चा ग्रो नहीं कर पाया है, तो इसका जो है जिम्मेदार कौन होगा? तो पहला है व्यक्तिगत पाठ्यचर्या होगा, या फिर संदर्भित पाठ्यचर्या है, या फिर चक्री पाठ्यचर्या है, या फिर पाठ्यचर्या का नामी जो है नामकीकरण है। तो आंसर क्या है? फोर ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर विफलता हुई है तो पाठ्यचर्या का नामकीकरण होगा, यानी आप सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम प्लान कर रहे थे, इस वजह से बच्चे को दिक्कत हुई है। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको सुनने में दिक्कतें होंगी, कुछ बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होगी, कुछ बच्चे समझ ही कम पाते होंगे। तो सभी बच्चे के लिए आप अलग अलग एक्टिविटी करके प्लान करेंगे, तभी लर्निंग बेहतर होगी। क्योंकि बच्चे क्या है, विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, सब बच्चे एक जैसे नहीं है, तो सबकी सोचने समझने की क्षमताएं अलग होंगी। कुछ बच्चे हो सकता है आप चैप्टर पढ़ाएं, बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है समझ पाए, कुछ बच्चे होंगे कि सेकंड बार में समझ पा रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे कि थर्ड बार में भी उनको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों को आप इंक्लूड करेंगे, उनकी नीड के अनुसार जो आप उनकी मदद करेंगे। लेकिन पाठ्यचर्या का मानकीकरण ये आपका जो है विफलता का जिम्मेदार होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस किए। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। ये क्लास डेली 3 बजे होती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ऑल सब्जेक्ट की, सीडीपी, मैथ, ईवीएस जो है, और हिंदी पैडागोजी। 5 बजे की क्लास में हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, तो आप 5 बजे की और 3 बजे दोनों क्लासेस ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपना स्कोर एंड कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा, क्लास कैसी लग रही है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टीचिंग से रिलेटेड वो टाइम से मिलती है, एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।